नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस अंक में। आज चर्चा का विषय है बिहार और बिहार की राजनीति। बिहार की राजनीति जो है अनोखे रंग दिखाती है। बिहार की राजनीति में लालू राज के बाद से जब से नीतीश का काल आया है, इसमें मुख्य रूप से और मुख्य चेहरा जो रहा है वो नीतीश कुमार का ही रहा है। और नीतीश कुमार बिहार के लिए कितने उपयोगी हैं, कितने प्रासंगिक हैं और वर्तमान में उनकी क्या स्थिति परिस्थिति है, इस पे हम चर्चा करेंगे विस्तार से। और प्रशांत किशोर के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। जब लालू यादव के जंगल राज का भय दिखाकर नीतीश कुमार सत्ता पे काबिज हुए तो बिहार के लोगों में एक उम्मीद जगती है। बिहार के लोग उनमें एक उम्मीद देखते हैं और नीतीश कुमार ने ठीक उसी प्रकार से शासन व्यवस्था को लेकर काम किया, सड़कों को लेकर काम किया, विद्यालय पर उन्होंने काम किया। आपने देखा होगा, जिन लोगों ने वो 90 का दशक देखा है उनको याद होगा कि उस समय शाम ढलते ढलते लोग कोशिश करते थे कि अपने घरों तक हम पहुंच जाएं। अपराध के चलते पलायन जो था वो चरम पे था। अपराध के साथ साथ बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर भी पलायन था। जरा जरा सी बात पे हत्या हो जाना आम बात थी बिहार में। राजनीतिक हत्या, आपसी रंजिश वाली हत्या और गाड़ी छीनना, मर्डर करना, ये सब चीज़ें उस समय आम हुआ करती थी। आप कल्पना कीजिए कि वो क्या समय रहा होगा बिहार का कि जब किसी की हत्या हो जाती थी तो एक कोडवर्ड में लोग बोला करते थे। जो बिहार के लोग हैं, जो 90 के दशक को, उस दशक को, उस दृश्य को, उस समय को उन्होंने देखा है, झेला है, वो हमारी बातों से रिलेट करेंगे। उस समय ऐसा था कि अगर किसी की हत्या हो जाती थी तो लोग कहते थे कि एक विकेट गिर गया। अगर कोई व्यक्ति किसी सत्ताधारी दल के नेता के खिलाफ किसी कोर्ट में जाकर और वो गवाही देने जाता था तो कोर्ट में जाता तो ज़रूर था, लेकिन उसी कोर्ट परिसर में, उसी न्यायाधीश साहब के अगल बगल में और प्रशासन के सामने भी या प्रशासन के रहते हुए उनके अगल बगल भी हत्याएं हो जाती थीं और उस समय कोई कुछ नहीं करता था। नीतीश कुमार जी सत्ता में आए और एक उम्मीद जगी कि बिहार अब बदलेगा। बिहार बदला भी। बिहार में शासन व्यवस्था को लेकर काम किया गया, सड़कों को बनाई गई। आपको ध्यान होगा कि उस समय सड़कें कितनी खराब हुआ करती थीं। विद्यालयों की स्थिति क्या थी। विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव था, संसाधनों का अभाव था। नीतीश कुमार के आने के बाद बच्चियों को साइकिल दिया गया, विद्यालयों में भोजन की व्यवस्था की गई, उनके लिए कपड़ों का यानी ड्रेस का व्यवस्था किया गया, किताबों की व्यवस्था की गई, शिक्षकों की नियुक्ति की गई, शिक्षकों की संख्या बढ़ाई गई, विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया गया, थानों में जो हथियार हैं हथियारों को बढ़ाया गया, संख्या बल को बढ़ाया गया, उनके आसूचना तंत्र को, उनके सूचना तंत्र को, उनके परिवहन को, उनके आर्म्स एमुनेशन पे काम किया गया और प्रशासन भी सख्त हुआ। लोगों में एक उम्मीद जगी कि हाँ, अब बिहार में भी रहा जा सकता है भयमुक्त होकर। आपको याद होगा कि पहले बाइक बहुत छिनतई होती थी। लोग नई नई गाड़ियाँ लेकर शाम में चलने में डरते थे, लेकिन ये सब धीरे धीरे एक समय के बाद ये सब बहुत कम हो गया, या यूँ कहें कि गाड़ी छीनने की जो वारदातें हैं अब ख़त्म हो गई। कुमार समय समय पर अपना पाला बदलते भी रहे, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार को जब अपनी कुर्सी खतरे में दिखाई दी तब उन्होंने कभी आरजेडी के साथ तो कभी बीजेपी के साथ गठबंधन में उन्होंने सरकार चलाई, सरकारें बदली, लेकिन मुख्यमंत्री पे कुर्सी पे केवल एक व्यक्ति विराजमान रहा और वो सिर्फ नीतीश कुमार थे। आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के लिए ज़रूरी क्यों हैं। वो जब भी आरजेडी के साथ गए हैं उनका पलड़ा जो है भारी रहा, जब बीजेपी के साथ गए तो बीजेपी का पलड़ा भारी रहा। इतने सालों में बीजेपी ने बिहार में अपना कोई मजबूत चेहरा नहीं बनाया। बीजेपी को इतने वर्षों में कोई मजबूत नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं मिला।
बिहार में जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो ऐसा कह सकते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है कि वो सारे के सारे नीतीश कुमार के पिछलग्गू बन के ही रह गए। कभी बीजेपी ने यह साहस नहीं दिखाया कि नीतीश कुमार का विकल्प बिहार में तैयार किया जाए। अगर ऐसा कहा जाए कि बिहार के विकास की चाबी या बिहार के सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के पास है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 2024 के लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन के बाद नीतीश कुमार का कद एनडीए में और भी बढ़ गया है। बीजेपी के जो नेता ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगला चुनाव जो होगा बीजेपी अपने दम पे लड़ेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है, क्योंकि एनडीए की सरकार में जेडीयू का बहुत अहम रोल हो गया है। इसके कारण बीजेपी ने यह कह दिया है कि 2025 विधानसभा का चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। बिहार से बीजेपी के किसी नेता ने या कोशिश नहीं की या शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा नहीं चाहा कि बिहार बीजेपी का कोई नेता उस स्तर पे, उस लेवल पे जाके खड़ा हो जाए जो नीतीश कुमार को, उनके लोकप्रियता को सीधे चुनौती दे सके कि हाँ, हमारे पास नीतीश कुमार का विकल्प है। बिहार में एक विकल्प बन के तैयार हुआ जिसका नाम था मनीष कश्यप। मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए अपने क्षेत्र में भ्रमण करते रहे। ऐसा लगा एक बार कि वो चुनाव जीत जाएंगे, फिर बीजेपी ने उनको अपने पाले में कर लिया और मनीष कश्यप बीजेपी के हो गए। लेकिन बीजेपी ने भीतर खाने उनसे क्या डील की, ये अभी तक राज ही है और राज से पर्दा कब उठेगा इस पर भी काफ़ी संदेह है। अभी आपने देखा होगा कि जन स्वराज पार्टी के सर्वे सर्वा जो हैं प्रशांत किशोर जी, वो बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं और बिहार की राजनीति को लेके काफ़ी वो एक्टिव हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और आरजेडी का विकल्प जो है प्रशांत किशोर बन सकते हैं। प्रशांत किशोर पढ़े लिखे युवा हैं, उन्होंने कई राज्यों में सरकारें बनवाई हैं, राजनीति का बेहतर अनुभव है, वो एक स्ट्रेटजिस्ट हैं और राजनीति में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। वो सभी पार्टियों के अंदर तक की बात को जानते हैं। प्रशांत किशोर बिहार के लोगों को ये बताते हैं कि आपका लड़का बाहर में रह के पढ़ता है, पलायन का दर्द झेल रहा है, आप अगर किसी को वोट कीजिए तो अपने बच्चे का चेहरा देख के वोट कीजिए। प्रशांत किशोर के पास विजन है। बहुत संभव है कि प्रशांत किशोर पे जनता भरोसा कर ले, क्योंकि अभी तक विकल्प के अभाव में एक दूसरे पार्टियों को लोग चुनते रहे हैं और दूसरा विकल्प का भी काफ़ी लंबा समय हो गया। लेकिन बिहार के लोग जो विकास चाहते हैं वो विकास अभी तक नहीं हो पाया है। बिहार का सबसे बड़ा जो दर्द है, बिहार के माथे पर पलायन का जो टीका लगा हुआ है, पलायन का जो काला टीका लगा हुआ है, पलायन का जो काला धब्बा लगा हुआ है, बिहार के लोग उससे निजात पाना चाहते हैं। बिहार के लोग अन्य प्रदेशों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, बिहार के लोग अपने प्रांत में रहकर काम करना चाहते हैं। अगर प्रशांत किशोर ऐसा करते हैं तो बिहार में एक विकल्प तैयार कर रहा है और बिहार भी एक विकल्प के लिए बाहें फैलाए खड़ा है। आने वाले दिनों में यानी 2025 में क्या होता है, हम सब की नज़रें उस पर टिकी हुई हैं। देखते रहिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार, धन्यवाद।